मातरे भौनी माँ दो फीवर रे धाड़ियों रे पार। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द फीवर और टाइप ऑफ फीवर एंड केयर। पेशेंट की केयर क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये फीवर का पार्ट सेकंड है ना। तो ये फीवर का जो पार्ट है वो है सेकंड है। फर्स्ट के अंदर पढ़े थे डेफिनेशन कॉजेज प्लस साइन एंड सिम्टम के बारे में पढ़े थे। ये पार्ट फर्स्ट पढ़े थे। आज सेकंड पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप्स एंड केयर ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द फीवर, है ना। फीवर के केस में पेशेंट की कैसे केयर करेंगे और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देख लें प्लेलिस्ट में जाकर के, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर से। और दूसरे आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द फीवर। तो फीवर टोटल कितने टाइप्स के होते हैं आप जानते होंगे कि वेरियस टाइप के फीवर देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ के अंदर अलग अलग टाइप्स के फीवर देखने को मिलेंगे। तो आज कंप्लीट क्लास होगी जिसमें कितने टाइप्स के फीवर हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद में लास्ट में अपन पढ़ेंगे उसका केयर। तो देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा फेसेज ऑफ, हेडिंग लिखिएगा फेसेज ऑफ फीवर। मतलब कौन कौन से स्टेप है फीवर का बढ़ना होता है या फेस होता है, चरण, है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फीवर के अंदर फेसेज की बात करें तो ऑनसेट ऑफ फीवर, ऑनसेट ऑफ फीवर। देखो ऑनसेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, फीवर का बढ़ना, है ना। तो ऑनसेट ऑफ फीवर जिसका दूसरा नाम क्या है, इन्वेशन। क्या दूसरा नाम है, इन्वेशन, ध्यान रखना है। इसका मतलब हुआ है फीवर स्टार्ट एंड इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, फीवर स्टार्ट हुआ है एंड क्या हो गया है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज, फीवर स्टार्ट हुआ, चालू हुआ और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑनसेट ऑफ द फीवर। तो ये फर्स्ट फेस होती है फीवर की, फेस ऑफ द फीवर, या टाइप्स की बात भी कर सकते हैं इसमें, फेस या टाइप्स लिख दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो ऑनसेट ऑफ फीवर जिसको इन्वेशन बोलते हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि फीवर क्या है, बढ़ रहा है, और फीवर स्टार्ट हुआ और फीवर का क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड बात करें फास्टिजियम जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम है स्टेडियम। दूसरा नंबर का फीवर फास्टिजियम या स्टेडियम। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा बॉडी टेम्परेचर, लिखिएगा बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम, ये याद रखना है ये वर्ड, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट लेवल। फास्टिजियम या स्टेडियम के अंदर क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर है वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। जैसे बॉडी का टेम्परेचर, पेशेंट को बुखार आया जैसे पेशेंट को बुखार आया, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रह गया और वो 103 डिग्री पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना। जैसे पेशेंट को ये फीवर आया, फीवर जाने के बाद में 103 पे आ गया और उसके बाद में क्या है, 103 के बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया। तो ये तो हो गया मैक्सिमम, और कांस्टेंट मतलब एक ही तरह का, इसमें अब घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं फास्टिजियम एंड स्टेडियम, है ना। फिक्स हो गया 103 डिग्री पे। तो मैक्सिमम लेवल पे जो फीवर की कंडीशन होगी उसको बोलते हैं, किस टर्म से जानते हैं, फास्टिजियम या स्टेडियम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिक्लाइन। तीसरा है डिक्लाइन। इस कंडीशन के अंदर देखो डिक्लाइन होगा, डिक्रीज हो रहा है, क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर, देखो द डिक्लाइन के अंदर लिखना द
elevated temperature turn turn to normal, ठीक है। तो इसमें डिक्लाइन हुआ है, मतलब पेशेंट को देखो क्या हो रहा है। आप देखिएगा, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि सबसे पहले ऑनसेट ऑफ द फीवर स्टार्ट होता है और क्या हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा फास्टिजियम, फीवर क्या हुआ है, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है और वो क्या है, कांस्टेंट लेवल पे रह गया है, एक ही लेवल पे रह गया है। अब कांस्टेंट लेवल या मैक्सिमम लेवल पे है तो उसके बाद में फीवर क्या होगा, डाउन होगा। एक मैक्सिमम लेवल चला गया है तो उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट फेज क्या आएगी, डाउन होगा, जिसको बोलते हैं डिक्लाइन। तो डिक्लाइन के अंदर क्या है, एलिवेटेड टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, टर्न है ना, टर्न्स मतलब मुड़ना, टर्न्स है ना, टर्न मुड़ेगा टू नॉर्मल की तरफ जाएगा, वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्लाइन का मतलब हुआ डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद में क्राइसिस, 4 नंबर पे है क्राइसिस का मतलब हुआ है फास्टली डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मैं यहाँ पे TEM लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, टेम्परेचर, कंजूसी नहीं करेगा। नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो थोड़ा रहते हैं शॉर्टकट में, और आजकल शॉर्टकट में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में कल हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगाने गया मैं TT का, तो एक यहाँ पे जो नई वैकेंसी निकली है और उसमें जो अभी नाम नहीं बताएंगे, अभी उनका पोस्टिंग हुआ है, तो TT का इंजेक्शन भरने के बाद में यहाँ पे लगाया, तो लगाने के बाद लगाते ही उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 2 या 3 अंगुली से मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद में साइट को सेलेक्ट किया और उसके बाद में क्या किया, ऐसे लेकर के ऐसे लगा दिया, है ना, ऐसे लगा दिया। और लगाने के बाद में उसी टाइम भी मालूम पड़ गया था कि हाँ कुछ कमाल कर दिया है, बट स्टाफ रह गए इसलिए कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन क्या हो गया कि यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गया, तो फिर बाद में सेक वेक किया, अभी नॉर्मल कंडीशन हो गई है। बट इसलिए शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है। यदि नर्सिंग के फील्ड में आप आए हैं तो आपको बेसिक नॉलेज से लेकर के एक टॉप लेवल तक नॉलेज रखनी है, डॉक्टर के बराबर नॉलेज रखनी है। तो इसके लिए आपको रात दिन जगे रहना पड़ेगा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, रात दिन आपको विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे और आपको नेट पे जाकर के हर तरह की बातें को सर्च करना होगा। मान लीजिए कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है तो उसको आप सर्च करिए, है ना, सर्च करेंगे तो सब मिलेगा। आजकल ये जो जितने भी वर्ड है या मेडिकल टर्म होते हैं सारे नेट पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। और मैं जो पढ़ाता हूँ वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम वीडियो के अंदर ज़्यादा लगता है, बट आपको आने वाले टाइम के लिए आप याद करोगे कि हाँ उस टाइम हम अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है, नहीं तो शॉर्टकट अपनाओगे। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई होगी, या कोई बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो फॉल्टी टेक्निक इंजेक्शन यूज करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है प्रॉपर कि लगाने का तरीका कैसे होना चाहिए, तो उसको लगाने का तरीका मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन बाय द फॉल्टी टेक्निक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन या इंजेक्शन। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर आपको वे मालूम होना चाहिए, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। बहुत सारे जो सटीक एक्सपीरियंस नर्सें होती है वो जो मालूम तक नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास में अनुभव होता है। बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको नीडल अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो क्या है, उनके पास में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नॉलेज है। तो ऐसा कंडीशन आप में भी रखना है, आपको पास में भी प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो क्या कर दोगे, पेशेंट का कमाल कर दोगे। मेरा तो कमाल हुआ ही हुआ, बट पेशेंट का कमाल कर दोगे। अब देखिएगा, डिक्लाइन का समझ गए। उसके बाद में है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब है फास्टली डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर,
ठीक है ना, फास्टली बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो क्राइसिस कंडीशन है, अपन नहीं बोलते हैं कि अरे वो सीरियस कंडीशन है, बहुत क्राइसिस कंडीशन है। इसका मतलब है कि कोई भी काम हो रहा है वो फास्टली हो रहा है, और क्राइसिस कंडीशन वाला मतलब अच्छा नहीं होता है। जैसे कोई भी अपने बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, तो जैसे बढ़ा है तो वैसे धीरे धीरे भी नीचे उतरना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि फास्टली नीचे उतर रहा है, इसका मतलब और कुछ दिक्कत है ना। तो क्राइसिस का मतलब क्या हुआ, फास्टली डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, फास्टली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्राइसिस भी दो प्रकार के होते हैं। क्राइसिस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ द फीवर, 20 टाइप्स के फीवर की बात करेंगे, एक एक को समझेंगे, और आज का आज इस क्लास के अंदर ही समझ करके कपाल के अंदर बिठा लेंगे। ठीक है ना। एक बात याद रखना, आपने देखा होगा कि ये पेन है, इस पेन के अंदर इंक है तो पेन चलेगी। यदि ये पेन है उसके अंदर इंक नहीं है, पेन चलेगा नहीं चलेगा, है ना। क्यों नहीं चलेगा, तो इसके अंदर इंक नहीं है। उसी हिसाब से यदि आपके पास में ब्रेन है, कपाल है, दिमाग है, बट क्या है कि दिमाग के अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, कुछ आपकी याददाश्त इसमें नहीं डाला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो इसलिए हम आपका इंक जो ब्रेन है उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, इंक डाल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्राइसिस है वो दो प्रकार का होता है। तो एक होगा, कितने नंबर का फीवर हो गया, ये 4 नंबर है ना, लास्ट में अपन एडिंग डालेंगे 5। क्राइसिस है वो दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया ट्रू क्राइसिस, और एक हो गया फॉल्स क्राइसिस। अब देखते हैं क्या होता है ट्रू क्राइसिस और क्या होता है फॉल्स क्राइसिस। तो अभी जितने भी टर्म पढ़े हैं उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, लिखिएगा। ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या है, पेशेंट कंडीशन also improve with decrease टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ में पेशेंट की कंडीशन इंप्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट को सुधार हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। फॉल्स क्राइसिस की बात करें तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखिएगा, फॉल्स क्राइसिस के अंदर लिखेगा विदाउट इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ पेशेंट, विदाउट इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ पेशेंट, टेम्परेचर डिक्रीज सडनली। ठीक है, एक टर्म एक भी वो ये भी लिख लीजिएगा, लाइसिस कंडीशन होती है। लाइट चली गई है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। लाइट चली गई है, आ गई लाइट। तो लाइसिस कंडीशन में क्या होगा, स्लोली फीवर बिकम नॉर्मल। तो ये कंडीशन है। देखिएगा, क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो क्राइसिस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ट्रू क्राइसिस और दूसरा होता है फॉल्स क्राइसिस। एक होता है ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। तो ट्रू क्राइसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, किसके साथ में, जैसे जैसे फीवर घट रहा है।
तो ये होना चाहिए, ये सही है। मतलब जैसे फीवर घटेगा और पेशेंट की कंडीशन इंप्रूवमेंट होगी तो ये तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राई क्राइसिस। दूसरा है फॉल्स क्राइसिस। का मतलब क्या हुआ कि विदाउट इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है और पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो सडनली एकदम नीचे हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या है कि कोई और डिजीज है और डिजीज की वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो फॉल्स क्राइसिस किसको बोलेंगे कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट की कंडीशन तो ठीक नहीं होती है बट पेशेंट का टेम्परेचर एकदम क्या हो जाता है, गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या कहलाता है, फॉल्स क्राइसिस कहलाएगा। उसके बाद में एक लाइसिस टर्म है, लाइसिस मतलब डिक्रीज होता है ना। स्लोली फीवर बिकम नॉर्मल, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, जिग जैग होता है ना, जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे लाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट एडिंग में लिखेगा। तो ये कुछ फेस थे, मैंने आपको लिखा था ना पहले वाला फेस कि कौन कौन से फेसेज रहेंगे। तो ये जो स्टेप है जिसके अंदर टेम्परेचर में क्या हो रहा था, सबसे पहले हो रहा था ऑनसेट ऑफ द फीवर स्टार्ट हुआ, उसके बाद में फास्टिजियम मतलब फीवर मैक्सिमम लेवल पे गया और उसके बाद में स्टैंड हो गया, कांस्टेंट लेवल पे हो गया। उसके बाद में डिक्लाइन मतलब फीवर नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो दो प्रकार के फीवर आ रहे हैं, एक तो हो रहा है ट्रू क्राइसिस और एक हो रहा है फॉल्स क्राइसिस। तो एक तो ट्रू आ रहा है, मतलब इसका मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूवमेंट हो रही है इसलिए फीवर धीरे धीरे कम हो रहा है, सही है। दूसरा फॉल्स है, इसका मतलब है फीवर तो कम हो रहा है बट पेशेंट की कंडीशन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसमें दिक्कत है। तो ये कुछ फेसेज थे, तो ऐसे ही फीवर बढ़ता है और ऐसे फीवर उतरता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन रियल टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो 3-4 टाइप्स के वो पढ़ लिए हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस फीवर जिसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर, एफ का मतलब क्या हुआ, फीवर। कंटिन्यूस फीवर या कांस्टेंट फीवर, इसके अंदर देखो वर्ड से लिखा हुआ है कंटिन्यूज मतलब लगातार, है ना, लगातार फीवर क्या है, बना रहता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूज फीवर। जिसके अंदर डेफिनेशन लिखिएगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज मैक्सिमम टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो मैक्सिमम होगा। फ्लक्चुएशन मतलब हो रहा है ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, वो उसको बोलते हैं। उसके बाद में लिखिएगा 24 घंटे में 24 घंटे में टेम्परेचर क्या होगा, फ्लुएशन एक या आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक या 2 डिग्री से ज़्यादा न हो परंतु हमेशा नॉर्मल से ऊपर होता है। नॉर्मल से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। कंटिन्यूस फीवर कह रहे हैं।
देखिएगा कंटिन्यूस फीवर के अंदर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर है फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो क्या है, मैक्सिमम होता है कि 24 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है 1 या 2 डिग्री से ज्यादा न होता है, ठीक है ना। मान लीजिए टेम्परेचर है 99 है और तो वो क्या होगा 101 तक होगा, तो इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर, मतलब 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, 2 डिग्री से ज्यादा फीवर का इसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन 1 या 2 डिग्री से ज्यादा न हो, परंतु हमेशा नॉर्मल से ऊपर होता है ना। टेम्परेचर मतलब नॉर्मल से ऊपर रहेगा तब तो उसको फीवर बोलेंगे, तो नॉर्मल से ऊपर है बट 1 या 2 डिग्री से ज्यादा उसका फ्लक्चुएशन वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे कंटिन्यूस फीवर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पेशेंट को होगा है स्कारलेट फीवर हुआ या निमोनिया हो गया, तो उसको निमोनिया हुआ या स्कारलेट फीवर हुआ, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर कंटिन्यूस फीवर देखने को मिलेगा। या कंटिन्यूस फीवर के अंदर जैसे स्कारलेट फीवर है या निमोनिया है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, 1 या 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर लिखिएगा, 6 नंबर के अंदर रेमिटेंट फीवर, कौन सा फीवर, रेमिटेंट फीवर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए पैटर्न ऑफ फीवर लिखिएगा, ए पैटर्न ऑफ फीवर दैट varies over a 24 पीरियड, कोष्टक में लिखिएगा डिफरेंस मोर देन कितने से ज्यादा रहेगा, 2 डिग्री सेल्सियस इन इवनिंग एंड मॉर्निंग but does not return to normal, देखिएगा रेमिटेंट फीवर की बात करते हैं, ए पैटर्न ऑफ द फीवर दैट वेरीज ओवर ए 24 पीरियड, ठीक है ना। मतलब 24 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर है उस फीवर है उसका वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरीज का मतलब होता है वेरिएशन, तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस मोर देन 2 डिग्री इन इवनिंग एंड मॉर्निंग बट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल। रेमिटेंट फीवर का मतलब ये हुआ कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो सुबह और शाम की तुलना में 2 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको बोल देंगे रेमिटेंट फीवर, है ना। जो वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको रेमिटेंट फीवर में ऐसा लिखना है कि पेशेंट को जब फीवर है वो फीवर है मॉर्निंग और इवनिंग, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा रहता है और पेशेंट का फीवर नॉर्मल नहीं रहता है, तो उसको बोलेंगे रेमिनेंट फीवर बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर जो 2 डिग्री से इवनिंग और मॉर्निंग के बीच में डिफरेंस या वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा मैंने पहले पढ़ाया था कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर के अंदर क्या था कि वेरिएशन 1 या 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर वेरिएशन है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आएगा कि ऐसा कौन सा फीवर है जिसके अंदर मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, क्या कहलाता है, रेमिनेंट फीवर कहलाता है। आपको ट्रिक बनाइए ऐसे 2 डिग्री से ज़्यादा, है ना, ऐसे ये ट्रिक बना दीजिएगा, आपको याद रहेगा।
रेमिटेंट के अंदर क्या हो रहा है, 2 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, इंक्रीज वाला निशान है ना, 2 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री आर एबो। तो ये ट्रिक बनाइए ताकि आपको याद रहेगा। तो रेमिटेंट फीवर के अंदर क्या होगा कि 2 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए मॉर्निंग इवनिंग के अंदर कितना था, 99 था, और मॉर्निंग के अंदर कितना हो जाएगा, 102 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में वेरिएशन 2 डिग्री से ज़्यादा है। और कंटिन्यूस फीवर के अंदर क्या हो रहा था कि 1 या 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं था वेरिएशन, और इसके अंदर रेमिटेंट के अंदर क्या है, वेरिएशन ज़्यादा है। तो ये आपको डेफिनेशन के अंदर दर्शाना है कि पेशेंट का मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर लेते हैं जिसके अंदर वेरिएशन 2 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलता है। इस टाइप का जो फीवर होता है रेमिनेंट टाइप का फीवर कहलाएगा। नेक्स्ट, इरेगुलर फीवर के अंदर क्या है, फीवर इज कंप्लीटली इरेगुलर, है ना। इसके अंदर है कि फीवर रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इसके अंदर क्या है, इरेगुलर है ना, कभी ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए सो कैन नॉट क्लासिफाइड इन एनी ग्रुप। जितना भी अपन टाइप्स पढ़ाएंगे उस टाइप के अंदर अपना इंक्लूड नहीं करेंगे कि इसका क्या नाम दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो फीवर रहता है उसको बोलते हैं इरेगुलर फीवर। ठीक है, तो आज अपन यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन डालिएगा इन्वर्ट फीवर के बारे में भी बात करेंगे। तो आज अपन का ये ट्रिक आपको याद रखना, ये आपको हमेशा के लिए सही करवाएगा, क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा तो उसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे एग्जाम के टाइम में। तो आज अपन इतना ही करेंगे। सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज क्लास को होल्ड कर रहे हैं, नहीं तो आज पूरे टाइप्स एंड केयर ऑफ द पेशेंट तो ये पढ़ना था, बट टेक्निकल इश्यू है और बाहर भी कोई काम चल रहा है तो उसकी वजह से वॉइस भी ज़्यादा है। तो आज क्लास को होल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपने इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।